नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। महाराष्ट्र में कल से चल रहा हंगामा क्या बताता है? क्या हमारे नेता सुनने का सब्र और बोलने का जो संयम है वो खो चुके हैं? शिवसेना से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले और कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में जाकर मंत्री बने नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की और ये भी आरोप मत डाला कि उन्हें ये मालूम नहीं था कि स्वतंत्रता हासिल किए कितना वक्त हुआ। जबकि उद्धव ठाकरे को सुनिए तो वो खुद बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं कि 75 साल को हीरक जयंती कहा जाए या अमृत महोत्सव। बहरहाल नारायण राणे को कुछ घंटों के लिए जेल जाना पड़ा, उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। इधर दिन भर शिवसेना बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उधम मचाते हुए नजर आए। अब भी महाराष्ट्र में शुरू हुई तू-तू मैं जारी है। आखिर ऐसे अराजक माहौल का जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। पर पहले सुनते हैं कि नारायण राणे जब आप आज प्रेस के सामने आए तो उन्होंने क्या कहा। अभी मुझे इतना ही कहना है, हमारी यात्रा थी जन आशीर्वाद यात्रा, वो इसलिए थी कि मुझे पहली बार मैं मंत्री बनने के कारण मुझे लोगों का आशीर्वाद लेना था। वो आशीर्वाद के बारे में हमारे पंतप्रधान जी ने कहा, आप जाइए लोगों में उनका आशीर्वाद लीजिए। इस वास्ते में घूम रहा था और उसी दरमियान जो घटना हुई, आपको मालूम है, बार बार क्यों पूछते हैं? क्या कुछ नहीं अच्छा कर रहा है, कानूनी व्यवस्था संभाल रहा है वो। अभी उनके सरकार में कितने अच्छे लोग हैं, किसको बलात्कार के बारे में केस दर्ज होने के बाद निकाल डाला है, किसको अभी पुलिस पकड़ने निकले हैं, सब बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। उसके बारे में या खुद अनिल परब के बारे में जो कुछ आ रहे हैं ना, जांच हो रही है, उसके बारे में भी वो पुलिस लोग से कहता होगा। और उन्होंने कहा वो कानूनी व्यवस्था के मुताबिक कितना सही है, उनके खिलाफ मैं केस कोर्ट में दर्ज करने वाला हूं। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है निरंजन सेठी, जो प्रवक्ता है बीजेपी के, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना और विजय चुरमारे वरिष्ठ पत्रकार। आनंद दुबे, आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। ये आरोप लगा रहे हैं नारायण राणे के कुछ लोगों ने उनकी दोस्ती और उनके अच्छेपन का फायदा उठाया है, यानी कि जिस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है वो इसलिए की गई है कि एक तरह से बदले की भावना है ये, या उनके अच्छेपन का फायदा उठाया जा रहा है? नमस्कार। आपने देखा भी उनकी भाषा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बोल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जी को रे करके संबोधित करना ये शोभा देता है। आप देखिए, आप जन आशीर्वाद यात्रा करने निकले हैं तो आप जनता का आशीर्वाद लीजिए। आप केंद्र की योजनाएं बताइए, आप ये कहिए कि हमारी केंद्र सरकार ये योजनाएं अच्छा काम कर रही है, जनता के बीच में जाइए। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, राजनीतिक पार्टियां हैं, विचारधाराओं पे चलती हैं। लेकिन आप जन आशीर्वाद यात्रा करते करते एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री के प्रति अगर हीन भावना रखेंगे, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करेंगे, अशोभनीय भाषा के बारे में बात करेंगे, तब आप देखिए देश की जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं। आप देखिए, एक तरफ आपके ही पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक ये बात कहने वाले प्रधानमंत्री और उन्हीं की कमेटी के एक सदस्य या उन्हीं के साथी एक मंत्री अगर ये ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेताओं पर मैं आश्चर्यचकित हूं कि एक बार भी उनको यह समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि दादा ऐसी भाषा नहीं बोलिए जिससे हमारे भी कार्यकर्ताओं का मन दुखे, दूसरे भी कार्यकर्ताओं का मन दुखे। देखिए, कल से अब तक 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। मैं इसमें जाना नहीं चाहता। एक पुलिस की प्रक्रिया हुई, आपकी गिरफ्तारी हुई, आप कोर्ट से छूट गए, आप अपनी आशीर्वाद यात्रा निकालिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, हमारा आपको दूर से ही प्रणाम है। लेकिन आप व्यक्तिगत हमले मत करिए, क्योंकि यह देश जो है ये विचारधारा से बना हुआ, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधान से बना हुआ है। आप देखिए कि मतभेद हो, अब निरंजन शेट्टी को सुन ले, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी जो नारायण राणे ने असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया, वो जन आशीर्वाद यात्रा। जी निरंजन जी, आप अभी सुन सकते हैं? निरंजन जी के पास हम जाएंगे। विजय चुरमारे,
जी नगमा जी, मैं वही अपनी बात खत्म करता हूं। हाँ। कि आप एक संदेश देने निकले हैं देश की जनता को। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको ठीक है, आपकी हो सकता है कि हिंदी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आप अगर मराठी भाषा में भी उनको रे ते करके बात करेंगे तो आज पूरा देश देख रहा है ना आपको। तो आप कह रहे हैं कि शायद हिंदी अच्छी नहीं है इसलिए उन्होंने इस तरह की बात बोल दी? नहीं, मेरा ये कहना है कि हो सकता है हिंदी अच्छी नहीं बोलते हो, लेकिन मराठी तो अच्छी बोलते हैं। मराठी में भी वो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपकी भाषा अच्छी, उसमें तो अच्छी बात करिए। जी, निरंजन जी हमारे साथ हैं, आप सुन सकते हैं हमें? विजय चोर हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, पहले आपके पास निरंजन शेट्टी से इस समय संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है राजनीति में, एक तो लगता है कि सुनने का संयम नहीं है नेताओं के पास, और दूसरे की भाषा की कोई गरिमा नहीं बची है, कोई कुछ भी कहता है। ये जो आपने देखा है, क्या ये आपको लगता है कि शिवसेना वर्सेस बीजेपी ज्यादा है या ये नारायण राणे वर्सेस उद्धव ठाकरे है, अगर इनके इतिहास को देखा जाए, क्योंकि ये शिवसेना से ही निकल कर आए हैं, और ऐसा जो तमाम लोग महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं कहते हैं कि उद्धव ठाकरे और इनके बीच में कुछ न कुछ टकराव पहले से भी रहा है। एक बात ध्यान में लेनी चाहिए कि शिवसेना और नारायण राणे इनके बीच में जो संघर्ष है, वो संघर्ष 16-17 साल से चलते आ रहा है। जब से नारायण राणे जी ने सेना छोड़ी और वो कांग्रेस में चल गए, तब से संघर्ष चल रहा है। मगर दूसरी बात है कि बीजेपी और शिवसेना के जो संबंध है, उसमें 2 साल पहले बहुत खड़वाट आ गए। जब से शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब से खड़वाट आ गए। उनका मेन टारगेट शिवसेना ही रहा है, भाजपा, बीजेपी का। और इससे बीजेपी कुछ गाली गलौज करने वाले बीजेपी एक उदाहरण है, मगर ऐसे लोग हैं एनसीपी के नेता नारायण राणे जी का इसके पहले कुछ दिन पहले जब बाढ़ की। विजय जी, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, लेकिन निरंजन शेट्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन शेट्टी, आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं कि क्या जरूरत थी नारायण राणे को असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करने का, और दूसरे की, जैसा अभी आनंद दुबे कह रहे थे कि अगर मान लीजिए कि हिंदी शायद अगर हम माने कि अच्छी नहीं है, तो मराठी में भी उन्होंने बहुत अपशब्द का इस्तेमाल किया है, तो वो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकालें, जन आशीर्वाद यात्रा में जाएं, लेकिन जिस तरह से संयम उन्होंने भाषा का खोया है, उसकी क्या वजह है और क्यों किया उन्होंने ये? उससे क्या हासिल है? क्या व्यक्तिगत हमला करने का क्या मतलब है? नगमा जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मैं आपको सिर्फ बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की अपेक्षा जी सुन सकते हैं शिवसेना के प्रवक्ता ने करना, ये बहुत हास्यास्पद मुझे लग रहा है। आपने देखा होगा कि कल मैं अनेक समय तक एनडीटी कर रहा हूं, और इस बात को मैंने दोहराया था कि इनकी कोई भी दशहरा रैली का एक वीडियो उठाकर देख लीजिए, इन्होंने इस तरह से सब बातें अनेक लोगों के साथ की है, या वो शरद पवार जी के बारे में होगा, प्रधानमंत्री जी के बारे में होगा, या योगी जी के बारे में होगा। तो इन्होंने कोई अच्छी चीज अपेक्षा करना, इसलिए मुझे हास्यास्पद लग रहा है। ये आज बता रहे हैं कि जब तक वो सेना में थे, और इसी प्रकार से ठाकरे शैली की भाषा की बात करते हैं। आश्चर्य नगमा जी तब भी होता है कि स्वयं मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते हुए उन्होंने इस बार की दशहरा रैली में भी थप्पड़ चढ़ने की बात कही। अब ये बताइए कि इस प्रकार करते रहेंगे और सामने वाला जो आपके पद के अंदर तैयार हुआ प्रकार से आप अपेक्षा करते हैं। पर एक नंबर 2 ये पूछना चाहता हूं इनसे, क्या उसके बाद जो राइट्स हुए, क्या वो करना अनिवार्य था? आलोचना का जवाब आप आलोचना से दे सकते थे, आप सवाल कर सकते थे। हम भी इस प्रकार का, जितनी भी इन्होंने इस प्रकार की योगी जी के संदर्भ में जो भी वक्तव्य किया, उसके संदर्भ में भी हम आज एफआईआर दाखिल कर रहे हैं। हमारे भी आमदार आज एफआईआर दाखिल कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कि इस प्रकार के अपशब्द के ऊपर वो किस प्रकार की कार्रवाई करना चाहे। नगमा जी, नगमा जी, निरंजन भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 28 वर्ष हम एक साथ रहे,
हम एक ही थाली में खाना खाते थे, हम एक ही सरकार में सहभागी होते थे। आप हमको 28 साल में समझ नहीं पाए निरंजन भाई? इतना बड़ा वक्त होता है 28 साल। हम इतने बुरे थे, हम इतने बेकार थे, हमारी स्टाइल बहुत बुरी थी, तो आप 28 साल हमारे साथ क्यों रहे? मुझे तो दुख तब होता है जब मैं याद करता हूं स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को। क्या लीडर थे, और बाला साहब ठाकरे जी के क्या उनके रिश्ते हुआ करते थे। वो हमेशा कहते थे कि आप महाराज देखिए, सोचने की जरूरत है आनंद जी कि आखिर क्या हुआ कि जो बाल ठाकरे और आडवाणी और वाजपेयी के रिश्ते थे वो अब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? नगमा जी वो हमेशा कहते थे कि आप महाराज देखिए, हम पूरा देश देखेंगे। उनके चक्कर में हम कभी महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकले, हम कभी राष्ट्रीय पार्टी का सपना नहीं देखे कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठे हमारे बड़े भाई बनके। ठीक है, एक मिनट नगमा जी, इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, निश्चित दुबे जी भी मेरे अच्छे मित्र हैं, अनेक वर्ष हमने साथ में संगठन का काम किया है, लेकिन वो भी जानते हैं कि एक आइडियोलॉजी की बात आती है और इस प्रकार का एक निर्णय करना होता है, तो आप भी संयम रख सकते थे ना। आज आप मुख्यमंत्री बने हैं, आपके लोग वहां पर इस प्रकार का एक अलायंस बना करके हमको छोड़ करके अलग जिम्मेवारी आपने ली, तो आप एक संयम दोनों तरफ से आप सीखने का काम करेंगे। संयम कौन पालेगा? तो संयम किसी को एक को रखना होगा। यदि कोई पूरे भारत की बात को बात कहने से आप उसको बढ़ना चाहते हो, आप संयम ने शरद पवार जी को जिन्होंने दिल्ली में जिन्होंने थप्पड़ जड़ दिया, उस व्यक्ति को शरद पवार जी ने माफ किया। ऐसे संयमी व्यक्ति के साथ क्या रहने के बावजूद संयम नहीं? नगमा जी, मेरा तो ये कहना है, मैं आनंद जी, निरंजन जी जो कह रहे हैं, निरंजन जी एक जवाब दे लेने दीजिए, अच्छे बात आनंद जी को जवाब देने दीजिए। जब आइडियोलॉजी की बात होगी तो इस प्रकार से हमारा विरोध और आपके भावना आपने, ठीक है, हमने आपकी बात के तहत काम करे, मुझे लगता है ये गलत है। अच्छा, एक मिनट आनंद जी जवाब दीजिए, मैं विजय चोरमारे के पास जाना चाहूंगी। जी हाँ, बोलिए। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, मैं आपसे आज इस चैनल पे वादा करता हूं, एक भी मुख्यमंत्री ऐसा बता दीजिए जो उद्धव साहब ठाकरे जी की तुलना में इस समय 1.5-2 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा है, इतने शालीन, इतने विनम्र, उनकी भाषा देखिए, वो जब टीवी पर या जब जनता के बीच में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आते हैं, उनकी भाषा कितनी मर्यादित और संयमी रहती है। वो प्रधानमंत्री जी के बारे में कितनी बड़ी सोच रखते हैं। तू मैं बड़ा भाई कहते हैं, ये लगातार चल रही है और ये खत्म नहीं होगी। कमेंट चाहूंगी मैं विजय चोरमारे से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि ये जो एक माहौल बना है और शिवसेना बीजेपी के बीच जो एक नया टकराव सामने आ रहा है, जैसा आपने अभी कहा कि ये भी इसलिए भी है क्योंकि ये उद्धव ठाकरे और नारायण राणे के बीच में जो आपसी जिस तरह का संबंध रहा उसका भी एक नतीजा है। ये आपको किस तरह से और इन दोनों के रिश्तों को पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है? विजय चोरमारे, पिछले 16-17 साल से नारायण से बाहर पड़े हैं, सबसे उद्धव जी के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। सर, जब तक राणे जी के खिलाफ बोलते थे ऐतराज नहीं था, अगर जब उद्धव सीएम बने हैं और सीएम बनने के बाद भी नारायण राणे की का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले महीने की बात जब कोकन में बाढ़ आया था, तब केंद्रीय मंत्री बने नारायण राणे बाढ़ का जायजा लेने, तब उधर सब ये आए, तब राणे जी ने यह अफसर बोला कि मैं सीएम के साथ, राणे बोले सीएम गए बाढ़, मैं इधर केंद्रीय मंत्री आया, आप क्यों नहीं आए? ऐसी भाषा का इस्तेमाल बार बार करते रहते, और ये मुख्यमंत्री के खिलाफ सीएम के खिलाफ जब ऐसी कोई भाषा है तो वो उसका सीरियस नहीं जाता। पहले जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ इसका संज्ञान नहीं लेता था। ठीक है, बहुत आपकी आवाज थोड़ी अटक कर आ रही है, बहुत हमारे पास समय नहीं है अब। आनंद जी, एक मिनट लो, बोलिए। कल नारायण राणे जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चिपलून में, उसमें उन्होंने मीडिया को भी धमकाने का एक प्रयास किया कि आप लोग कुछ भी टीवी पे दिखाते हैं, मैं अभी आप लोग के भी ये करवा दूंगा, केस कर दूंगा। तो आप देखिए, आप डराइए मत, आप अपनी बात शालीनता से रखिए, पूरा देश आपको सुनेगा। लेकिन अगर आप हावी होंगे, देखिए, तो हम तो शिवसेना है ना। ठीक है, धन्यवाद आपका। इतना ही समय है हमारे पास,
बात यही है कुल मिलाकर कि शालीनता भाषा की जो है वो खत्म हो रही है, संयम जो है वो खत्म हो रहा है, सुनने का धैर्य भी लोगों में, नेताओं में खास करके नहीं रहा है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने धैर्य के साथ एक दूसरे को सुना और अपनी अपनी बात सामने रखी। इस समय 5 की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। दिल्ली से रायपुर लौटने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शक्ति प्रदर्शन किया है। उनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए हैं। इस मौके पर भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात में उन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थिति की जानकारी दी है। राष्ट्रीय नेता का जब तक आदेश है तब तक मैं इस पर हूं, जब वो कहेंगे तब ये पद त्याग दूंगा। टीएस सिंहदेव पर इशारों में हमला बोलते हुए बघेल ने कहा कि जो लोग 2.5 साल का राग अलाप रहे हैं वो कभी इस पर सफल नहीं होंगे। सरकार किसानों की है, आदिवासियों की है, मजदूरों की है। ये छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की है, सबका प्रतिनिधित्व करती है, बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी, और मैंने पहले भी कहा था उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूं, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे हैं ना, वो राजनीति में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी सोमेश पटेल। सोमेश, कल तमाम कांग्रेस के नेता इस बात से इनकार कर रहे थे कि किसी तरह का कोई भी टकराव जो या बगावत जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और कह रहे थे कि ये राज्य का कामकाज का ब्यौरा देने के लिए मिले थे राहुल गांधी से। लेकिन जिस तरह से आज बात की भूपेश बघेल ने, ये साफ है कि ये सुगबुगाहट है और उनको शक्ति प्रदर्शन की जरूरत थी, और तमाम सैकड़ों लोग वहां पर जमा थे जब वो दिल्ली से लौट कर गए, ये बताने के लिए कि आलाकमान की मर्जी है कि वो बने रहे पद पर, वो बने रहेंगे। और इशारों में उन्होंने हमला भी किया है देव साहब पर। तो जो शक्ति प्रदर्शन था उसमें क्या नजारा था और किस तरह की अभी वहां पर सुगबुगाहट है राजनीतिक, क्या खबरें हैं वहां पे? जी नगमा, आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के दिल्ली प्रवास के बाद रायपुर पहुंचे हैं, और दिल्ली में राहुल गांधी, केसी विष्णुगोपाल के साथ बैठक हुई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा इसमें विकास योजनाओं, लॉकडाउन पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया इस बात पर बात कर चुके हैं, इस पर कुछ कहना शेष नहीं है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा मुख्यमंत्री पर 2.5 साल का राग आलापान वाले सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक किसान को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी थी, जब तक वे चाहते हैं मैं मंत्री पद पर रहूंगा। सोनिया जी, राहुल गांधी जिस दिन कहेंगे सीएम पद पर छोड़ दूंगा। कांग्रेस में मचे सत्ता संघर्ष के बीच भाजपा के बयानों पर उन्होंने बीजेपी पर टिप्पणी भी किया है कि किसान के बेटे के मुख्यमंत्री बन जाने पर भाजपा परेशान है। 2003 से 2018 तक भाजपा दूसरों के भरोसे में सत्ता में आती रही है, इस बार उनको अपनी असलियत का अंदाजा हो गया है। और यहाँ पर रायपुर एयरपोर्ट में सैकड़ों की तादाद में जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर कार्यकर्ता है यहाँ पर डटे हुए हैं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पहुंचे। जी, काफी भीड़ है यहाँ पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन दिल्ली में गुजारने के बाद, आलाकमान से मिलने के बाद रायपुर पहुंचे हैं। धन्यवाद आपका सोमेश, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए। भूपेश बघेल ने ये साफ किया है कि 2.5 साल के फॉर्मूले की जो लोग बात कर रहे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश की खबर पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में अब कुछ और जगहों के नाम बदलने की बात चल रही है और नाम बदले जा सकते हैं। पूर्वांचल के जिले मिर्जापुर का नाम विंध्याधाम करने और उन्नाव के मियागंज ब्लॉक का नाम मायागंज करने की मांग उठी है। इससे पहले अलीगढ़, मैनपुरी और फिरोजाबाद के नामों को बदलने के प्रस्ताव भी जिला पंचायतों ने सरकार को भेजे हुए हैं। 2018 में योगी सरकार इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या कर चुकी है। फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ है। ऐसे कई पर्यटक स्थल का नाम चेंज हुआ है और यह विंध्यधाम पर्यटक स्थल के क्षेत्र में कई 100 करोड़ रुपया लग करके विकसित हो रहा है। मिर्जापुर का विकास हो रहा है। माननीय योगी जी आदित्यनाथ के जमाने में तो हम भी चाहते हैं कि मिर्जापुर का नाम बदल करके विंध्यधाम कर दिया जाए, और यह बहुत ही अति जरूरी है। और जनता की भावनाओं के साथ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि जनता भी देख रहे हैं, चाह रही है
कि बहुत पुराना नाम मिर्जापुर का है, किस उद्देश्य से रखा गया था, लेकिन विंध्यधाम हो जाए तो यहाँ के लोगों की आस्था की पूर्ति भी होगी। ग्राम पंचायत मियागंज द्वारा ग्राम पंचायत मियागंज का नाम बदलकर मायागंज किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव शासन को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। सेना की 72 महिला अफसरों ने सेना और रक्षा मंत्रालय को कानूनी नोटिस भेजा है कि उन्हें स्थायी कमीशन क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि इस मामले में अरसा पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 के अपने फैसले में कहा है कि अगर महिलाएं मेडिकली फिट हैं, उनके खिलाफ अनुशासन का कोई मामला नहीं है और वो बाकी पैमानों पर खरी उतरती हैं तो उन्हें स्थायी कमीशन दिया जाए, लेकिन इन महिलाओं को ये अब तक नहीं मिला है। 10 अगस्त 2021 को जो एक लीगल नोटिस भेजी गई है वो आर्मी हेडक्वार्टर में और डिफेंस सेक्रेटरी और सीडीएस साहब को, वह उन 72 महिलाओं के बिहाफ में भेजी गई है जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश 25 मार्च 2021 के हिसाब से परमानेंट कमीशन मिलना था 2 महीने के अंदर, अभी तक नहीं मिला है। हमने ये कहा है कि उनको परमानेंट कमीशन दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने जो मापदंड तय किए हैं उसके अंदर ही दिया जाए परमानेंट कमीशन, और अगर किसी भी तरह से उनको परमानेंट कमीशन ना दिया गया तो ये सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम न्यायालय की अवमानना होगी और उसके बाद हम उसमें बाध्य होंगे आगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालन के लिए आगे की प्रोसीडिंग्स करने के लिए बाध्य होंगे। आर्मी का एक रवैया ये पिछले 2 दशकों में जो हम देखते आ रहे हैं वो ये रहा है कि जब तक कोर्ट की तरफ से एक स्टर्न एक तरह से ऑर्डर ना दिया जाए या एक तरह से उनको स्ट्रिक्टली ना बोला जाए, तब तक वो अपने आप इनके लिए कुछ करके तैयार ही नहीं है। आज तक ऐसा कोई जजमेंट अपनी तरफ से आर्मी ने इन वुमेन ऑफिसर्स को नहीं ग्रांट किया है कि 20 साल की सर्विस लेडी ऑफिसर्स ने दी है, ऑलमोस्ट 20 साल से ऊपर की सर्विस दी है, दे डेफिनेटली आर मीटिंग ऑल द क्राइटेरियाज एंड दे आर गुड, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। मध्य प्रदेश में विभिन्न धार्मिक आयोजनों की इजाजत नहीं दिए जाने के खिलाफ इंदौर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के प्रदर्शनकारी कलेक्टर दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने पानी की बौछार कर उन्हें रोकना चाहा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित विधायक जीतू पटवारी भी शामिल हुए। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान जहर पीने वाली 5 महिला शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। राज्य के मंत्री प्रत्या बासु ने ट्वीट कर कहा कि ये 5 शिक्षक नहीं बल्कि बीजेपी की एजेंट हैं। इन सभी शिक्षकों पर पुलिस के काम में बाधा डालने और अपनी जान देने की कोशिश की धारा लगाई गई है। आपको बता दें कि कल बड़ी संख्या में ये अस्थायी शिक्षक खुद को स्थायी प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान इन 5 महिलाओं ने पेस्टिसाइड पी लिया था, जिसके बाद इनकी हालत गंभीर हो गई थी। फिलहाल ये सभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 3 की स्थिति अभी भी गंभीर है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी नेताओं के उकसावे की वजह से इन लोगों ने ऐसा किया है। और इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।